नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पटना सिविल कोर्ट को फिर से धमकी दी गई है। सिविल कोर्ट को उड़ाने की फिर से धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार धमकी मिली है। रजिस्ट्रार को फोन कर जानकारी दी गई है, फर्स्ट हाफ में कोर्ट में काम नहीं होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, कल भी सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट को खाली कराया गया था। किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई और बेहतर सुरक्षा को रखा गया। लेकिन इन सब के बीच आज एक बार फिर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ये धमकी मिली है। कल भी मेल के जरिए धमकी दी गई और आज फोन कॉल करके रजिस्ट्रार को धमकी दी गई है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पटना से धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? जिस तरह ये लगातार कोर्ट को धमकी मिली है और ये एक जिला प्रशासन और पुलिस के लिए एक चुनौती है कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती है और इसे सुरक्षा कारणों से इसे बार बार इस तरह की घटनाएं होती है। पुलिस संजीदगी से इसे नहीं ले पाती है। कल जिस तरह से ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली, सुरक्षा कारणों से कोर्ट को बंद रखना पड़ा और आज जिस तरह से फिर से एक बार बम की धमकी मिली है, तो एक सवाल है जिला प्रशासन और पुलिस पर कि बार बार इस तरह की धमकियों को संजीदगी से नहीं ले पा रही है पुलिस सुरक्षा के कारण। जी धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज 18 के कुछ बड़े सवाल हैं जो न्यूज 18 बार बार पूछ रहा है कि आखिर बार बार कौन दे रहा है कोर्ट को धमकी? किसी की शरारत है या कोई बड़ी साजिश है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इतनी धमकियों के बाद आखिर जांच एजेंसियां क्या कर रही है? एक बार नहीं बल्कि 24 घंटे में दो बार धमकी दी जाती है। और सिर्फ पटना सिविल कोर्ट नहीं बल्कि राज्य के अलग अलग जिलों में जो कोर्ट स्थापित हैं उन्हें धमकी दी जा रही है। बावजूद इसके इस तरह की बात क्यों सामने आ रही है कि जांच एजेंसियां एक्टिव नहीं है, वो पड़ताल नहीं कर रही हैं? तो न्यूज 18 पूछता है सवाल। और इस बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से सनसनी मच गई है। सहायक काराधीक्षक की पत्नी श्वेता की मौत हो गई है। विद्यापति नगर के शेरपुर की घटना है। दहेज के लिए हत्या का आरोप लग रहा है। नंदू चौधरी और श्वेता की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। 31 मई 2023 में शादी हुई। ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लग रहा है। मृतक विवाहिता के भाई ने विद्यापति नगर थाने में केस दर्ज करा दिया है। हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। पति असिस्टेंट जेलर नंदू चौधरी, सास ससुर सहित अन्य पर दहेज के लिए हत्या के आरोप लगे हैं। विद्यापति नगर के शेरपुर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हुई है। इस घटना के बाद से आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गया है। देखिए, एक और दहेज की वजह से मौत की खबर है। दहेज में मोटी रकम की मांग की गई थी। ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे और इसी वजह से मारपीट की जाती थी। उसके साथ सहायक काराधीक्षक की पत्नी की मौत की खबर है। और 2023 में ये शादी हुई थी। दहेज के लिए हत्या के आरोप पूरे ससुराल वालों पर लग रहे। आज से लगभग तकरीबन 20 दिन पहले हमारे पिताजी वहां गए थे। उसका सारा घर का लोग षड्यंत्र करके बोला कि बेटी को जान मार देंगे, तो कंप्रोमाइज करने के लिए गए थे वहां। तब बोले कि जा रहे हैं हम केस करने के लिए, तो उसका सास और ससुर दोनों पैर पकड़ लिया। अब बोला कि ना, आप छोड़ दीजिए, इसके बाद से जीवन में इस तरह का गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही करते करते आज फाइनली उसको क्लोज कर दिया। बेटी को मार के खुट्टी में टांग दिया। अच्छा। आए घर पर, गांव वाला से सूचना मिला तो घर वाला फरार हो गया, कोई नहीं मिला। तो थाना प्रभारी वहाँ गए, थाना प्रभारी को सूचित किए हुए आए। अब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं तो गांव का कुछ लोग आ रहा है, कह रहा है कि लाश को हम इधर खींचेंगे उधर खींचेंगे। बताइए, हमारा इसका फैमिली में ये इंसानियत है? तो आप मृतक के पिता और उनके भाई को सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं कि दहेज के लिए यह हत्या की गई है। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इन दहेज लोभियों ने
हमारी बेटी की जान की बलि दे दी। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश, क्या जानकारी है आपके पास? अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? जी, इस मामले में घटना के बाद जांच में जुटी हुई है और परिवार के लोगों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें सहायक काराधीक्षक की पत्नी की मौत की खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। साल 2023 में ये शादी हुई थी, विवाह हुआ था और उसके बाद से लगातार ससुराल वालों ने अपनी बहू को प्रताड़ित किया। दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की, मोटी रकम की डिमांड करते थे और जब पिता ने उस रकम को नहीं भरा तो लगातार उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे जान से मार दिया। और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ एक बार फिर से संवाददाता मुकेश का रुख करूंगी। मुकेश, क्या जानकारी दे रहे थे आप? जी, इस मामले में अभी जो परिवार के लोग हैं उनके श्वेता के मायके पक्ष के उनके भाई के द्वारा इस मामले में FIR विद्यापति नगर थाना में दर्ज कराया गया है, जिसमें मृतक श्वेता के जो पति है असिस्टेंट जेलर उनको और उनके पिता और उनकी मां सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। और घटना के बाद से ही सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी पुलिस के द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है। परिवार के लोगों ने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पहले 4 चक्का वाहन दिया गया था और जो पेट्रोल इंजन का था और इनसे डीजल इंजन गाड़ी का डिमांड किया जा रहा था और उस 20 रोज पूर्व भी मारपीट की गई थी और जान मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद परिवार के लोग यहाँ श्वेता के ससुराल पहुंचे थे और उनके साथ बातचीत करके जो बीच का रास्ता होता है वो निकाला गया था और 20 रोज के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बीच में फिर मारपीट की घटना हुई और उसके बाद परिवार के लोगों को, गांव के लोगों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि श्वेता की मौत हो गई है। और जिसके बाद जब परिवार के लोग पहुंचे तो घर के अंदर फंदे में झूलता हुआ श्वेता का शव पाया गया। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जब वहां से लोग पहुंचे थे, श्वेता के मायके पक्ष के लोग, तो यहाँ पे परिवार में कोई सदस्य मौजूद नहीं थे। गांव के लोग वहां पहुंचे थे और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई और श्वेता के मायके पक्ष के लोग शव को लेकर के यहाँ से गए हैं और उनके द्वारा इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए पूरी खबर पर आप नजर बनाकर रखें। और देखिए ये FIR की कॉपी भी आप देख पा रहे होंगे। FIR दर्ज कराई जा चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की सघनता से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बढ़ते आगे, अगली खबर दानापुर से आ रही है, जहां GRP और RPF ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ट्रेन लुटेरे गिरोह का एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बिहार और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी की है और लगभग 30 लाख रुपए मूल्य के हीरे और सोने के जेवरात के साथ 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। इस गैंग में 8 महिलाएं, 2 पुरुष शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल का ये पूरा परिवार अपराध की पाठशाला चलाता था, जहां छोटी छोटी बच्चियों और बच्चों को ट्रेन में चोरी और लूट की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेन लुटेरा गैंग का खुलासा हुआ है और भारी संख्या में जो लोग हैं उसे पकड़ा गया है। वेस्ट बंगाल की महिला लुटेरा ये गैंग है। हीरे लूटती हैं, सोने चांदी के जेवरात लूटती हैं। उनके पास से ये सारी चीजें बरामद हुई है। फिलहाल 10 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर रहे हैं और महंगे सामान लेकर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो यह गैंग लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है कि आपके महंगे गहने उड़ा ले रहा है। और ऐसे ही गैंग को GRP ने पकड़ा है और खुलासा किया है। खुलासा में ये बातें सामने आई कि यह गैंग लगातार ट्रेनों में महंगे सामान ले जाने वाले लोगों को
चूना लगा देते थे और उनका पर्स और पैसे चुरा लेते थे। उनके अंदर रखे हुए गहने भी साफ कर लेते थे और यहां से लेकर बंगाल में उसे बेच देते थे। बंगाल का यह गैंग लगातार सक्रिय था और जीआरपी ने इसका खुलासा किया है। इस खुलासे में ये बातें सामने आई कि जो लोग पकड़े गए ज्यादातर एक ही परिवार के हैं और अपने छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल करते थे और उन्हें इस धंधे में उतारते थे। चोरी के इस धंधे में भारी संख्या में ये लोग गहने चोरी करते थे और उसे बंगाल में खपाते थे। फिलहाल पुलिस उन सभी को गिरफ्तार की है और जो बचे लोग हैं उसे गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष शर्मा। देखिए, सफ़र जो लोग करते हैं, हमारी मतलब रेल पुलिस की अपील है कि कृपया जो गहने होते हैं वो आप लोग अपने साथ ऐसे हैंडबैग में, जैसे इन्होंने टिफ़िन में रखा था और एक बार उसने हाथ डाला पूरा टिफ़िन निकाल लिया, तो गहने कृपया आप लोग रेलवे में सफ़र के दौरान ना पहने, ना लेके जाएं। ये हमारी अपील है। मतलब चोरी से बचाने के लिए अपना प्रिकॉशन बेटर है। कभी भी कोई घटना होने से बचाने के लिए आप लोग ज़्यादा ज्वेलरी कैरी ना करें। ये हमारी अपील है महिलाओं से। बढ़ते आगे, अगली खबर आरा से है, जहां वाणिज्य कर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टैक्स चोरी के आरोप में 3 कपड़ा व्यवसायी पर छापेमारी की गई है। कार्रवाई के बाद शहर के व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पटना से आई एक विशेष टीम ने आरा के कई कपड़ा व्यापारियों के खिलाफ छापेमारी की है। दुकानों के साथ साथ गोदाम को भी जांच पर रखा गया और इन व्यवसायियों पर करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के आरोप लग रहे हैं। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में बिना जीएसटी बिल के कपड़े बरामद किए गए। तो कपड़ा व्यवसायियों के खिलाफ ये छापेमारी हुई है। गोदामों की जांच लगातार कराई जा रही है। आरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते आगे, भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। सुल्तानगंज के नासोपुर वार्ड सदस्य बेबी देवी के पति विजय यादव को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल की हालत इस वक्त नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया है। आरोप है कि चुनावी रंजिश में गांव के ही रहने वाले अनीश मंडल ने गोली मार दी। इस मामले की जांच की जा रही है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। में जो है ना उसका जो अनीश मंडल है, उसका बता तो उसी जगह पर निकाल के हमको पिस्टल से गोली मार दिया। कौन था वो मारने वाला? अनीश मंडल। कौन दुश्मनी है कोई? दुश्मनी है, हम वार्ड थे वहाँ का। हाँ। आप वार्ड पार्षद हैं? वार्ड सदस्य हैं? मेरा पत्नी था। मेरा पत्नी आपका पत्नी है? हाँ, बेबी देवी। अच्छा, बेबी देवी के पति हुए ना? दुश्मनी बहुत अभी 3-4 साल पहले ये 3-4 साल पहले ये सर एकदम पीना मेडिकल दवा न लेने गेल न चले तो 4 छोड़ा मिल करके इनका मारने छे। तो तकनी थाना में के हम रिपोर्ट लिखलिए कि सर दवा न निकले गया तो ऐसे अनीश मंडल ने किया। तब गेलो छे सर थाना पुलिस गेला तब कहलके अच्छा ठीक है, अब एहन गलती नहीं करते हमर बेटा, बा माफी मांगे छो, मगर बाप गोर पर लगले माफी मांगे छो, अब नहीं एहन गलती होता है, दूसरा चरेला परेला पत्रा मार मारने वाला कोई रिलेशन आपका? नहीं, रिलेशन हमारे कोई नहीं। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू थार ने 6 लोगों को कुचल डाला है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक की मौत हो गई है। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए हैं। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में बच्चे और महिला भी शामिल है। चूटिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू थार ने 6 लोगों को रौंदा है। 5 लोग जख्मी हैं और एक शख्स की मौत की खबर है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि विधि व्यवस्था बढ़िया से बनाए रखे और घटना हर दिन हो रही है। अभी भी मैं यहाँ गुरु नानक हॉस्पिटल आया था तो मेरे भी एक परिजन है, उनकी भी दुर्घटना हुई। तो ये सरकार को और ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि इसमें नियंत्रण कैसे किया जाए, इसमें सुधार लाने की प्रयास करनी चाहिए। और राजधानी पटना के लोगों के लिए एक जरूरी और अनिवार्य खबर। आज पटना के करीबन 24 मोहल्लों में बिजली 4 घंटे तक बाधित रहेगी। बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गुलजारबाग अंतर्गत संदलपुर रोड में एरियल बंच केबल लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक बिस्कोमान और सुल्तानगंज फीडर की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी, ठप रहेगी।
तो कहां कहां बत्ती गुल रहेगी वो आप जान लीजिए। संत पथ में नहीं आएगा बिजली और इसके अलावा अलग अलग मोहल्लों में बिजली नहीं रहेगी, पावर कट किया जा रहा है। पटना में आज बिजली सेवा जो है वो 4 घंटे तक बाधित रहेगी और इस बात की जानकारी जो है ऊर्जा विभाग ने दी है। ऊर्जा विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गुलजारबाग अंतर्गत संदलपुर रोड में एरियर वंच केबल लगाने के लिए जो है वो बिजली सेवा बाधित की जाएगी। सुबह 11:30 बजे से लेकर के दोपहर 3:30 बजे तक जो है वो बिजली सेवा बाधित रहेगी। और जो जिन इलाकों में बिजली सेवा बाधित रहेगी उसके बारे में बताते चले कि 2 दर्जन के करीब कॉलोनियां हैं जहां पे ये बिजली सेवा बाधित रहेगी। बिस्कुमान और सुल्तानगंज फीडर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। और यह जानकारी जो है वो कार्यपालक अभियंता सज्जाद अंसारी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुम्हार गुमटी, संदलपुर रोड, विकास कॉलोनी, अलका कॉलोनी, इसके अलावा परशुराम कॉलोनी, श्री राम नगर कॉलोनी के साथ साथ जो है संत पथ, पल्लवी नगर जो है उन सभी इलाकों में बिजली सेवा बाधित रहेगी। और यह बिजली सेवा जो है वो 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक बाधित रहेगी। और इसके पीछे का कारण जो है वो ये बताया गया है कि जो संदलपुर रोड एरिया में एरियर वंच केवल लगाने हैं, इसी को लेकर के ये बिजली सेवा बाधित रहेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आज 8वां दिन है और बिहार विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष के तेवर को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। कई मुद्दों पर सदन के बाहर से लेकर अंदर तक सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। विपक्ष आज भी सदन के अंदर और बाहर बिहार की कानून व्यवस्था के अलावा दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार के विरुद्ध हल्ला बोलती नजर आएगी। आज सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। बिहार विधानसभा में बजट सत्र जो है वो सुचारू तरीके से चल रहा है। बजट सत्र का आज 8वां दिन है और आज जो है सदन की कार्रवाई से जुड़ी खबरें जो है हम बता रहे हैं कि जो बजट सत्र है उसमें आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। सरकार जो है वो चर्चा करेगी और उसके बाद फिर मतदान होगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के नीट छात्रा से रेप और संदिग्ध मौत मामला और दरभंगा में जो मासूम बच्ची से रेप की घटना हुई है, उसके साथ साथ दूसरे जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, उसके अलावा जो काम जो है वो सुचारू तरीके से सरकार नहीं कर रही है, जो विकास की डफली बजा रही है, वो राग जो है अनर्गल है, ये विपक्ष का कहना है। और इन तमाम बातों को लेकर के विधानमंडल में, चाहे विधानसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, दोनों ही जगह पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है गतिरोध देखने को लगातार मिल रहा है। आज भी कमोवेश वही तस्वीर जो है वो नजर आ सकती है। विपक्ष लगातार जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमलावर है। हालांकि सत्ता पक्ष ये कह रही है कि जो विपक्ष है वो अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभा रहा है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है वो महज 2 दिन खानापूर्ति के लिए सदन में आए और लगातार वो गैर हाजिर रह रहे हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष भले नहीं आ रहे हैं किसी कारणों से, लेकिन सरकार जो है वो सही तरीके से अपने काम को नहीं कर रही है और इसको लेकर के हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये हमारा दायित्व है। लेकिन सरकार जो है वो विपक्ष की इस बात से सहमत नहीं है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, मोतिहारी के मेहसी में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है जिसे बनाने में 70 करोड़ रुपए की खर्च आ रहे हैं। पुल बन जाने से लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक जुड़ाव भी शहरों से हो जाएगा। मेहसी की 6 पंचायत, मधुबन के 4 पंचायत के लोगों का जुड़ाव एनएच से होगा। साथ ही जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी भी बंद हो जाएगी। 70 करोड़ की लागत से पुल के बन जाने से इन लोगों को काफी फायदा होने वाला है। बिहार की एनडीए सरकार 70 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी चंपारण के मेहसी में इब्राहिमपुर घाट पर पुल का निर्माण कर रही है और इस पुल के निर्माण हो जाने से लोगों को काफी फायदा होगा। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो नाव की सवारी करते हैं और नाव के सहारे जो है वो जो है अपने जीवन को बचाने में जुटे हैं। और वैसी स्थिति में ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, पिछड़ा इलाका है, लेकिन पुल का निर्माण कार्य हो जाने से लोगों को काफी फायदा होगा। खासतौर पर मेहसी से मधुबन, पकड़ीदयाल, तेतरिया, इन तमाम जो प्रखंड है उसकी कनेक्टिविटी सीधे हो जाएगी। बहुत पिछड़ा हुआ ये हम लोग का मुल्क था ये, और बहुत लोग यहाँ घाट पर मर जाते थे, इलाज के लिए आते थे। नाव का सहारा लेने पर
टाइम लगता था और लोग दम तोड़ देते थे। खुश हैं आप? अब बहुत खुश है। कितने हम लोग का लड़का बच्चा मर गए यहाँ पर। अब नाव से अब नहीं जाना पड़ेगा, पुल बन जाएगा। पुल बन जाएगा तब भागेगा लोग। नाव का भाग उधर हो गया इस इलाका का। जी जी फायदा है पुल बनने से, ना पहले बहुत दिकदारी था। अच्छा, फायदा हो गया पुल बना था। बहुत फायदा। चारपाई पर बीमारी को लेकर के स्टेशन पर पहुंचाया जाता था। बीमारी चारपाई जानते ना, खटिया। हाँ खटिया, उस पर जो है कि लेकर के स्टेशन हम लोग जाते थे इलाज के लिए। तो पुल बन जाएगा तो बड़ा फायदा। बहुत इधर नेपाल से पटना तक ये सीधाई हो गया। सीधे अब एनएच पे जुड़ जाएगा, लोग अब अपना सामान भी बेचने जाएगा। हाँ हाँ, रोजी रोजगार भी बढ़ गया। रोजी रोजगार बिजनेस बन गया, लोग खुशहाल हो गए। यहाँ के तो बहुत दुखी थे, अब लोग अपना बिजनेस कर पाएंगे, खुश रहेंगे। बिल्कुल, देखिए खासतौर पर इस पुल के निर्माण हो जाने से इन इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। बिजनेस व्यापार जो है इनका और बेहतर होगा, और खासतौर पे जो चारपाई पे लाद के ये लोग जो है शहर में अपने परिजन को इलाज कराने के लिए आते थे मरीज को, अब जो है खुश हैं क्योंकि अब पुल बन जाएगा तो लोग सीधे एनएच से इनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। उनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर महाशिवरात्रि को लेकर जूनागढ़ पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं जूनागढ़ पहली बार आई हूं। महाशिवरात्रि का मेला अनादिकाल से चलता आ रहा है, मुझे इसे देखने का सौभाग्य मिला। अब मेरा वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं जूनागढ़ ही पहली बार आई हूँ और ये महाशिवरात्रि का जो ये मेला है जो आदि अनादि काल से चलते आ रहा है, मुझे इस बार सौभाग्य मिला कि मैं वो देखूं और मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए हैं, जो डमरू यात्रा में मैंने जो महसूस किया है, मैं सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब श्री हर्ष भाई जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात सरकार जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया जिसमें लाखों लोग आ रहे हैं और सब आते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं, सब अपनी मस्ती में अपनी भक्ति में हैं और इस शिवरात्रि का आनंद ले रहे हैं। और फिलहाल